नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास के सारे टॉपिक। तो पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सारे टॉपिक आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसकी सर्वमान्य तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कहीं कहीं ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक भी लिखी है। तो थोड़ा सा हम जानते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला पॉइंट है जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। अगला पॉइंट है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। अगला पॉइंट है आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। अगला पॉइंट है पुरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। अगला पॉइंट है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरा पाषाण काल में। अगला पॉइंट है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। अगला पॉइंट है मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरंपक्कम। अगला पॉइंट है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ स्थित है? मेहरगढ़, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। अगला पॉइंट है हमारा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ की खेती की। अगला पॉइंट है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? तो हुई थी पल्लवरम में। अगला पॉइंट है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे? स्फटिक यानी पत्थर के। अगला पॉइंट है भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। अब यहाँ से हमारे सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होती है। अगला पॉइंट है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। अगला पॉइंट है किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई? रेडियो कार्बन डेटिंग C14 से। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीयों लोगों का नाम जुड़े हैं वह है कौन कौन है? दयाराम साहनी और RD बर्मन। अगला पॉइंट है हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन है? सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ता है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? मांदा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दामाबाद, जिसे दैमाबाद भी बोलते हैं, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय थी। अगला पॉइंट है सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? तो 6 नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो गुजरात से खोजे गए हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? लोथल एवं सुरकोटदा। अगला पॉइंट है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार।
अगला पॉइंट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप क्या थी? तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। अगला पॉइंट है अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल एवं कालीबंगन से। अगला पॉइंट है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर किसकी मूर्ति मिली है? 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की। अगला पॉइंट है पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? तो हाथी, गैड़ा, चीता एवं भैंसा। अगला पॉइंट है एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु का। अगला पॉइंट है मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं चाणूदड़ों से। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भावचित्रात्मक। अगला पॉइंट है भावचित्रात्मक लिपि की विशेषता क्या है? पहली पंक्ति की दाएं से बाईं ओर लिखाई इस प्रकार से, पहली पंक्ति इधर से लिखी जाती थी, फिर दूसरी पंक्ति इधर से, फिर तीसरी ऐसे ऐसे लिखाई लिखी जाती थी। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रीड पद्धति। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे? पीछे की ओर। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल नगर के। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। अगला पॉइंट है सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। अगला पॉइंट है चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। अगला पॉइंट है सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले? सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो वो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? दोपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी। अगला पॉइंट है मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से। अगला पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथों में था। अगला पॉइंट है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिग्गट ने कहा था। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? तो उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। अगला पॉइंट है वृक्ष एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? सिंधु सभ्यता से। अगला पॉइंट है स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। अगला पॉइंट है क्या सिंधु घाटी के नगरों से किसी भी मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो नहीं मिले हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता में पशुओं में विशेष पूजनीयता क्या था? कुबड़ वाला सांड। अगला पॉइंट है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा गया? तो मोहनजोदाड़ो को। अगला पॉइंट है मांडा किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी पर। अगला पॉइंट है हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किससे चलता है? किस स्थान से चलता है? तो वो चलता है धौलावीरा से। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर घरों एवं कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। अगला पॉइंट है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? सेलखड़ी की। अगला पॉइंट है मोहनजोदाड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में। अगला पॉइंट है हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है था? तो मोहनजोदाड़ो को। अगला पॉइंट है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक में। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। अगला पॉइंट है सैंधव सभ्यता से स्त्री मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से क्या अनुमान लगाया जाता है? तो मात्र सत्तात्मकता का। अगला पॉइंट है सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्र का। एक मूर्ति मिली है योगी की, वो तिनपटिया साल ओढ़े हुए हैं। इससे पता लगता है कि सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार से। अगला पॉइंट है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ है? कालीबंगन। अगला पॉइंट है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में। अगला पॉइंट है हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दफनाने की।
अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो जलाने की। अगला पॉइंट है हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, कपास की। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान में। अगला पॉइंट है हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी थी। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, आदिशिव का। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता किस किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग में लाते थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाते थे। अगला पॉइंट है सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, सिंडन नाम से। अगला पॉइंट है हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अगला पॉइंट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई, हड़प्पा से। अगला पॉइंट है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले, तो वो मिले हैं चानूदड़ों से। अगला पॉइंट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, लोथल से। अगला पॉइंट है सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था, बाढ़। अगला पॉइंट है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा। अगला पॉइंट है गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कश्मीर नौपाषाणी पुरास्थल बुर्जहोम से। अगला पॉइंट है रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट। अगला पॉइंट हमारा है वैदिक संस्कृति, तो इसे का काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसे दो कालों में विभक्त किया है, वैदिक और एक पूर्वोत्तर वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का ईयर है 1500 से 1000, और इसके बाद पूर्वोत्तर वैदिक काल का सन है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है, 15000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। अगला पॉइंट है हमारा आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि। अगला पॉइंट है आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो लोहा। आर्यों द्वारा कौन सी दस्तकारी व्यवहार में नहीं लाई गई, लोहारगिरी। अगला पॉइंट है आर्य शब्द क्या इंगित करता है, नरजाति समूह को। अगला पॉइंट है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से, ये मैक्स मूलर का मानना है। अगला पॉइंट है आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे, पंजाब में। अगला पॉइंट है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है, शुल्ब सूत्र। अगला पॉइंट है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अगला पॉइंट है वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, व्रोत कहते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी, प्रकृति की। अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अगला पॉइंट है किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ऋग्वेद में। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो नवा मंडल। अगला पॉइंट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद का संबंध किससे है, ईश्वर की महिमा से। अगला पॉइंट है स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद में संबंधित हैं, ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, तो 250। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, 200। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, विदक। अगला पॉइंट है गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई, उत्तर वैदिक काल में। अगला पॉइंट है वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था, जौ को। अगला पॉइंट है हमारा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, सरस्वती को। ऋग्वेद का संबंध किससे है, स्रोत कर्मकांड एवं बलिदान विधि से। अगला पॉइंट है यजुर्वेद के पाठकर्ताओं को क्या कहते हैं, अर्धायु। अगला पॉइंट है कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, यजुर्वेद। सामवेद का संबंध किससे है, संगीत से। अगला पॉइंट है किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को। अगला पॉइंट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया
गया है अथर्ववेद में। अगला पॉइंट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। अगला पॉइंट है अथर्व का अर्थ क्या है, पवित्र जादू। अगला पॉइंट है प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु। अगला पॉइंट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भगवद गीता। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन। अगला पॉइंट है पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। अगला पॉइंट है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति से। अगला पॉइंट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उलूकनाद। अगला पॉइंट है मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जैमिनी। अगला पॉइंट है वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, बद्रायण। अगला पॉइंट है दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, पारसड़ी नदी के तट पर। अगला पॉइंट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/6। अगला पॉइंट है 850 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व का काल युग क्या कहलाता है, तो ब्राह्मण युग। अगला पॉइंट है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया है, गौतम ने। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था, स्वर्ण अभिस्वर्ण को। अगला पॉइंट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। अगला पॉइंट है उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है, दर्शन पर। अगला पॉइंट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है, सांख्य दर्शन। अगला पॉइंट है भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। अगला पॉइंट है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से। अगला पॉइंट है चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है, चिकित्सा से। अगला पॉइंट है वैदिक युग की शासन प्रणाली क्या थी, गणतंत्र। अगला पॉइंट है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। अगला पॉइंट है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है, अनुलोम विवाह। अगला पॉइंट है उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है, प्रतिलोम विवाह। अगला पॉइंट है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन है, इंद्र। इनके लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला पॉइंट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16। ऋग्वेद में अधन्य वध न करने योग्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गाय के लिए, क्योंकि ये गाय को पूजनीय मानते थे। अगला पॉइंट है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, सामाजिक व्यवस्था से। अगला पॉइंट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। अगला पॉइंट है अवेस्ता पुस्तक किससे संबंधित है, ईरान से। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। अगला पॉइंट है महाभारत का दूसरा नाम क्या है, जय संहिता। अगला पॉइंट है महाभारत के रचयिता कौन है, वेदव्यास। अगला पॉइंट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो कैकेयी के शासक थे। अगला पॉइंट है अध्यात्म ज्ञान के संबंध में नाचिकेता और यम का संवाद कहाँ से प्राप्त होता है, कठोपनिषद से। अगला पॉइंट है वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है, अफगानिस्तान में। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो चावल के लिए। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी, तो मंत्रिपरिषद। अगला पॉइंट है वैदिक काल की 2 विदुषी महिलाएं कौन हैं, अपाला व घोषा। अगला पॉइंट है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। अगला पॉइंट है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सतवाहन वंश से। वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश से। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट आते हैं धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ हैं, वेद। अगला पॉइंट है हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, रामायण, महाभारत, वेद और पुराण। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, शंकराचार्य ने। अब आते हैं विशिष्ट द्वैतावाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, रामानुजन ने। द्वैतावाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, माधवाचार्य ने। ये सब बौद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, निम्बार्काचार्य ने। अगला पॉइंट है अब आते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। अगला पॉइंट है जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। अगला पॉइंट है पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे, तो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऋषभदेव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किया, तो 30 वर्ष की आयु में। अगला पॉइंट है
जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगला पॉइंट है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 599 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में। अगला पॉइंट है, महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ, ये जात्रक कुल के शासक थे। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगला पॉइंट है, महावीर की पत्नी व पुत्री का क्या नाम था? पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। अगला पॉइंट है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो 12 वर्षों तक। अगला पॉइंट है, महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अगला पॉइंट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो यांत्रिक गोत्र में हुआ। अगला पॉइंट है, संपूर्ण ज्ञान का बोध होने के बाद महावीर क्या कहलाए? जिन विजेता, आहरत, पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। अगला पॉइंट है, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत में। और गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो दिए थे पाली में, यानी दिए थे प्राकृत और धर्माकृति। अगला पॉइंट है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जमाली थे। जमाली और जामिल एक ही है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दादिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में विभाजित किया था। अगला पॉइंट, ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित था? तो वो था आर्य सुधर्मा। अगला पॉइंट है, जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ? तो ये हुआ आर्य सुधर्मा। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल कब पड़ा? तो 300 ईसा पूर्व में पड़ा था। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर, या नग्न रहने वाले थे। अगला पॉइंट है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला पॉइंट है, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। महावीर किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में। अगला पॉइंट है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या हैं? स्यादवाद और अनेकांतवाद। अगला पॉइंट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। अगला पॉइंट है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में किसकी मूर्ति का निर्माण किया गया? तो गोमतेश्वर की मूर्ति से। इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो चंदेल शासकों द्वारा। अगला पॉइंट है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा था। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। अगला पॉइंट है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें निहित ग्रहित है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 527 ईसा पूर्व, पावागिरी राजगीर में हुई थी। अगला पॉइंट, महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ? मल्ल राजा सत्यपाल के राजप्रसाद में। अगला पॉइंट है, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। अगला पॉइंट है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। अगला पॉइंट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बना। अगला पॉइंट है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन से है? तो आगम है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। अगला पॉइंट है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो वो दिया था गुजरात के चालुक्य वंश ने। अगला पॉइंट है, परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद हैं। दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चालुक्यों और सोलंकियों ने। अगला पॉइंट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। अगला पॉइंट है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? 14 पर्व। अगला पॉइंट है, स्याद वर्ष किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म का। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला पॉइंट है, प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 6ठी शताब्दी
में वल्लभी गुजरात में हुआ। अगला पॉइंट, द्वितीय जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? तो क्षमा श्रवण था। अगला पॉइंट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ का। अगला पॉइंट है, अनेकांतवाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? जैन धर्म। अगला पॉइंट है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूक्त में। अगला पॉइंट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला पॉइंट है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। अगला पॉइंट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। अगला पॉइंट है, अरिष्टनेमि को किस भगवान का निकट संबंधी माना जाता है? तो भगवान कृष्ण का। अगला पॉइंट है, कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये गौतम बुद्ध थे। अगला पॉइंट है, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? साक्यगढ़ के मुखिया शुद्धोधन। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध की माता मायादेवी की मृत्यु कब हुई? इनके जन्म के 7वें दिन हुई थी। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? सौतेली माँ प्रजापति ने। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का विवाह कब और किससे हुआ? 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अगला पॉइंट, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें क्या क्या दृश्य देखे? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। अगला पॉइंट है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कब गृह त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने कहाँ से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की? वैशाली के अलार कलाम से। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अगला पॉइंट है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? राजगीर के रुद्रकार पुत्र से। अगला पॉइंट है, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी, फाल्गु, जिसे फाल्गु भी बोलते हैं, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो बुद्ध नाम से। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकाशवान। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या कहलाया? बोधगया कहलाया। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली में दिए थे। जैन धर्म ने प्राकृत में दिए थे, अर्धमागधी। बौद्ध ने अपने उपदेश किन मुख्य राज्यों में दिए? कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में। बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। अगला पॉइंट है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, देवरिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मानपूर्वक किसने किया? मल्लों ने। अगला पॉइंट है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड है। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप। अगला पॉइंट है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया? चीनी कैंटोन अभिलेख से। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? पाली के त्रिपिटक से। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म किससे में विश्वास करता है? अनीश्वरवाद में। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म किसकी परिकल्पना नहीं है? आत्मा की। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण। अगला पॉइंट है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित थे? भिक्षुक एवं उपासक। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ।
अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं, हीनयान एवं महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, बुद्ध धर्म द्वारा। अगला पॉइंट है बौद्धों का पवित्र त्यौहार कौन सा है, बैसाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म व जैन धर्म में क्या समानता है, निस्वरवाद की। अगला पॉइंट है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया, तो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी है, मथुरा कला के। अगला पॉइंट है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई, पाली भाषा में। अगला पॉइंट है सांची किसके लिए विख्यात है, सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। अगला पॉइंट है मठ मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए, बिंबिसार के। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी। अगला पॉइंट है बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, अश्व। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है, अहिंसा। अगला पॉइंट है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किस में संदर्भित है, संकर्षण तथा वासुदेव में। राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए, नागसेन के। अगला पॉइंट है बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो बुद्धचरित को। बुद्धचरित की रचना किसने की, अश्वघोष ने। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है, वासुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो अभिधम्म पिटक। अगला पॉइंट है योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, मैत्रेयनाथ थे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, धर्मपाल ने। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, अशोक के। अगला पॉइंट है बोध गया कहाँ स्थित है, बिहार में। जातक ग्रंथ किसका ग्रंथ है, बौद्ध का। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, महिला और शूद्र। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, कपिलवस्तु में। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे, तो नागार्जुन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, हिंदू यूनानी का। अगला पॉइंट है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था, देवदत्त। अगला पॉइंट है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, सावंतों ने। अगला पॉइंट है बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था, विक्रमशिला। अगला पॉइंट है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया, छंदोग्य उपनिषद में। अगला पॉइंट है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, नालंदा। अगला पॉइंट है मिलिंदोपन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं, महापदम पाणि के नाम से। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है, देवी देवताओं की पूजा। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, शाक्य कुल के। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है, मैत्रेय को। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में। अगला पॉइंट है भारत के उत्तर में स्थित बौद्ध देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था, महायान। अगला पॉइंट है भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था, तो हीनयान प्रचलित था। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, चार आर्य सत्य। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, बंगाल के पाल शासकों ने। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, तो बाहुबली से संबंधित है। अगला पॉइंट है प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ संपन्न हुई, 483 ईसा पूर्व राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। किसके द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया, अजातशत्रु द्वारा। अगला पॉइंट है द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ संपन्न हुई, 383 ईसा पूर्व यानी 100 साल बाद, वैशाली में। अगला पॉइंट है
द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। अगला पॉइंट है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई? कालाशोक के शासनकाल में। अगला पॉइंट है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में संपन्न हुई? तो 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मोगालिपुत्र तिसके। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई? 72 ईसा पूर्व कुंडलवन में। अगला पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वासुमित्र और अशोक घोष के द्वारा। किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? कनिष्क के द्वारा। अब आते हैं अन्य तथ्य में, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव। अगला पॉइंट है, शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? शैव धर्म। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। ऋग्वेद में शिव के लिए उल्लेख है रुद्र नामक देवता का। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे हड़प्पा एवं वैदिक काल से संबंधित हैं। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया? भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण से। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? पशुपत संप्रदाय। अगला पॉइंट है, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन से? लकुलिस थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र। अगला पॉइंट है, श्रीकर पंडित कौन थे? विख्यात पाशुपत आचार्य। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन से? भैरव। कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? श्रीशैल नामक स्थान। कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया? तो महाव्रतधर। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित? दक्षिण में। आइए अब आते हैं मौर्य काल में। मौर्य का काल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। पहला पॉइंट हमारा, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व। धनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की? तो चाणक्य ने, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अगला पॉइंट है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? राजनीति पर। किसकी तुलना मैकियावेली के पेन से की गई? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पड़। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला पॉइंट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की नींव पड़ी? तो मौर्यों ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किसके साथ की? चंद्रगुप्त के साथ। अगला पॉइंट है, सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? तो भद्रबाहु से। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है एपियानस। अगला पॉइंट है, किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए? प्लूटार्क के अनुसार। अगला पॉइंट है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? विशाखदत्त से। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। अगला पॉइंट है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त ने। अगला पॉइंट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया?
सात श्रेणियों में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना था। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख द्वारा। अगला पॉइंट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषण निम्नकुल का शब्द प्रयोग हुआ? मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। अगला पॉइंट है, किसने पाटलिपुत्र को पहली बरोथा कहा? मेगस्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला पॉइंट, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? परिशिष्ट पर्व में। किस महीने में मौर्य को राजकीय वर्ष का अंत होता था? आषाढ़ जुलाई महीने में। अगला पॉइंट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगस्थनीज की। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार किस अन्य नाम से जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से। अगला पॉइंट, अमित्रघात से क्या अभिप्राय है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। और चंद्रगुप्त जो थे तो जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने श्रवण बेलगोला में जैन धर्म के अनुसार अपना शरीर त्याग दिया। अगला पॉइंट है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? तो डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। किसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो डाइमेकस को। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ 2 विद्रोह हुए? तक्षशिला में। अगला पॉइंट है, तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? पहले सुसीम को, बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को क्या भेजने की प्रार्थना की थी? तो मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्यों का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। अगला पॉइंट है, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। अगला पॉइंट है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है, आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलोडेल्फस टालमी द्वितीय ने किसे अशोक के दरबार में भेजा? डियानियस सीसियस। अगला पॉइंट है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु कहाँ 4 गुफाओं का निर्माण करवाया? तो बराबर की पहाड़ियों में। अगला पॉइंट है, बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं के नाम क्या थे? कर्ज, चौपार, सुदामा व विश्व झोपड़ी। अगला पॉइंट है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की? तो नागार्जुन गुफा। अशोक की माता का नाम क्या? सुभद्रांगी। अगला पॉइंट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। अगला पॉइंट है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? ब्राह्मी, खरगोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक का प्रयोग किया गया। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अफगानिस्तान से। अगला पॉइंट है, खरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? शेष भारत से। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। अगला पॉइंट है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? 1750 में पट्टेत्री फैंथेलन ने की थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? तो 1837 में जेम्स प्रिसप को। अगला पॉइंट है, अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई? पहले शिलालेख में। किस अभिलेख में अशोक को तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया? 7वें एवं 8वें शिलालेख में। अगला पॉइंट है, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई? 13वें शिलालेख में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में।
अगला पॉइंट है कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। अगला पॉइंट है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्बीदेई। अगला पॉइंट है अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ? सारे कुना कंधार अभिलेख में। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा गया? जासूस को। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की कितने प्रांतों की संख्या थी? तो 5 थी। अगला पॉइंट है अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। अगला पॉइंट है ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्रामीण कहलाता था। ग्रामीण। अगला पॉइंट है अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो वो 10वां भाग वसूला जाता था। सॉरी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय में के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता? अदेव या मात्रक। अगला पॉइंट है स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता है? रूपजीवा। वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की? तो अशोक था। अगला पॉइंट है सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो वो कारावकी थी। अगला पॉइंट है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता किस प्राकृत का उपयोग किया? मागधी। मौर्य सम्राट अशोक का अन्य नाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी। अगला पॉइंट है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान के ने किस धर्म को अंगीकार किया? तो बौद्ध धर्म को। साची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। किस मौर्य शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधिक आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने। अगला पॉइंट है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया? भाभू स्तंभ। अगला पॉइंट है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ लेख में प्राप्त हुआ? भवन राजदूत हेलोडोरस के वेशनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सौगौरा अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? एरड़ अभिलेख। शासक भानुगुप्त। अगला पॉइंट सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। अगला पॉइंट है रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। अगला पॉइंट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। बृहद्रथ की हत्या कब और किसने की थी? तो उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। अगला वंश है हमारा गुप्त साम्राज्य, जिस 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक। पहला पॉइंट है गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। अगला पॉइंट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला पॉइंट है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? तो 320 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ? लिच्छवी की राजकुमारी देवी के साथ। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? 335 ईसा पूर्व। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 9 शासकों को। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? तो 12।
समुद्रगुप्त को किस अन्य नाम से जाना जाता था? वो भारत का नेपोलियन। अगला पॉइंट है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हर्षेय। हर्षेय ने किसकी रचना की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु का। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की। अगला पॉइंट है, किस गुप्त शासक को काविराज की भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा? 380 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? तो शकों पर। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम, गोविंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम राजगद्दी पर कब बैठा? 415 ईसा पूर्व। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। अगला पॉइंट है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त पर राजगद्दी पर कब बैठा? 455 ईसा पूर्व में। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का। अगला पॉइंट है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? सौराष्ट्र का। हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? स्कंदगुप्त के। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश। गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति। आइए थोड़ा इसकी गुप्त वंश की प्रशासनिक इकाई के बारे में जानते हैं। भुक्ति के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई होती थी? विषय। विषय के प्रमुख को क्या कहा जाता था? विषयपति। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता? चाट एवं भाट। अगला पॉइंट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता है? ग्रामिक। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? पेट। गुप्त शासन की भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4 भाग से 1/6 भाग। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में हम चलते हैं हर्षवर्धन में। तो इसके पहले जानते हैं थोड़ा सा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। हर्षवर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे समझा जाता है? प्रभाकर वर्धन को। अगला पॉइंट है, वर्धन वंश के किस शासक ने परमा भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? प्रभाकर वर्धन ने। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? गौड़ नरेश शशांक ने। अगला पॉइंट है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। बौद्ध वृक्ष बोध का किसने कटवा दिया? शशांक ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? हर्षवर्धन था। अगला पॉइंट है, शशांक को किसने पराजित किया? तो हर्ष ने किया था। अगला पॉइंट है, थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किससे बनाया? कन्नौज को। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? नर्मदा नदी के तट पर। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? हर्ष की। अगला पॉइंट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिलादित्य। अगला पॉइंट है, ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने। हर्ष ने किस वर्ष में अपने दूत चीन भेजे? 641 ईसा में। शुरुआत में हर्ष किस भगवान का उपासक था? तो भगवान शिव और सूर्य का। अगला पॉइंट है, ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? तो बौद्ध धर्म को। हर्ष ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपनाया? महायान शाखा को। अगला पॉइंट है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटकों ग्रंथों की रचना किसने की? हर्ष ने। किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? हर्ष को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर्ष के अधीनस्थ शासकों को क्या कहा जाता था? महाराज अथवा महासामंत। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? सचिव या अमात्य। अगला पॉइंट है, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य किस में विभक्त था? तो प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? राजस्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। अगला पॉइंट है, हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ? लोकपाल।
भुक्त का विभाजन किस में हुआ? जिलों में। जिले के प्रधान को क्या कहा जाता था? विषयपति। अगला पॉइंट है, शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा धुंधला है था। अगला पॉइंट है, ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ग्रामाध्यक्ष पटीलक। पुलिस विभाग के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? दंडपासिक या दांडिक कहा जाता था। अगला पॉइंट है, अश्व सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। अगला पॉइंट है, हर चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख हुआ? तुलायंत्र, जलपंप का। अगला पॉइंट है, हर्ष के समय मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के निर्माण के लिए। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? हर्षवर्धन को कहा जाता है। सकलोत्तरपनाथ किसे कहा जाता था? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ। हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला पॉइंट है, हर्षवर्धन ने कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया? कन्नौज व प्रयाग में। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण? शिव की रचना। अगला पॉइंट है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? 14 वर्ष। ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कहाँ करवाया? कन्नौज में। अगला पॉइंट है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो हर्षवर्धन को जाता है। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं। यह कथन किसका है? ह्वेनसांग का। ब्राह्मणों को दिए जाने वाले कर मुक्त भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? अग्रहार। दक्षिण भारत में के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या कहा जाता था? जलाशय की भूमि। अगला पॉइंट, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से 1/10। अब आते हैं अगले वंश के बारे में, राजपूत वंश यानी राजपूत राजवंश, जिसे गुर्जर या प्रतिहार वंश भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट को किस सम्राट ने हराया? राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने। अगला पॉइंट है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला पॉइंट है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। अगला पॉइंट है, मिहिर भोज किसका भक्त था? विष्णु का। अगला पॉइंट है, मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की? आदिवाराह की। अगला पॉइंट है, राज प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के। इस वंश का अंतिम शासक कौन था यानी अंतिम राजा? यशपाल, 1036 ईसा में। अब आते हैं संतलत काल में। तो संतलत काल में पहला वंश था गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 ईसा तक चला। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईसा में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गौरी के साथ आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला पॉइंट है, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया? ऐबक के सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने। अगला पॉइंट है, ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईसा में चौगान खेलते समय। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया? सिर्फ 8 महीनों तक। आराम शाह की हत्या करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? 1211 ईसा में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क एवं ऐबक का दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? दिल्ली। 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान
पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किसने की? तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईसा में। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? रुकनुद्दीन ऐबक हुआ। तुर्की के अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर राजगद्दी पर किसे बैठाया? तो रजिया को बैठाया था। रजिया किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली? तो रजिया बेगम। रजिया ने अमीर अखूर घोड़ा का सरदार किसे नियुक्त किया? मलिक जमालुद्दीन को। अगला पॉइंट है, तुर्की के अमीरों ने रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर किसे बैठाया? मुइजुद्दीन बरहम शाह को बैठाया था। रजिया की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ हुई थी। रजिया की मृत्यु कब हुई? 1240 में कैथल के पास। मुइजुद्दीन बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब कर दी गई? 1242 ईसा में। बहरम शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? अलाउद्दीन महमूद शाह बैठा। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? 1246 में नासिरुद्दीन महमूद। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना निर्वाह करता था? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद के साथ। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम। चुगनी ये चहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने। बलबन 1266 ईसा में किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन बलबन के नाम से। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने प्रारंभ की? तो बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया? तो नवरोज, जिसे नवरोज भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है, अपने विरोधी के प्रति बलबन ने किस नीति का पालन किया? लौ एवं रक्त नीति का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है बार बार। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन की किस उपाधि प्रदान की? उलूग खां की। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? बलबन के। अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद की। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। अगला पॉइंट है, कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता? खान। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन है? चौधरी होता था। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज। अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास का अग्रगामी भूमिका निभाई? खड़ी बोली की। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने कराया? तुर्कों ने। गुलाम वंश के दौरान तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? रत्ती। किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्र का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार को। अगला पॉइंट है, सल्तनत काल के किस शासक को मिन्हास हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही को। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत था, कहाँ स्थित है? नागौर के जोधपुर में। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह का दमन हुआ? बलबन के। अगला पॉइंट है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अमीर हमजा का। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। अब आ जाते हैं खिलजी वंश के बारे में जो 1290 से 1320 ईसा तक चला। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला पॉइंट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया? किलो खरी को। जलालुद्दीन की हत्या कब और किसने की? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास से। अगला पॉइंट है, सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना रखने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के प्रशासकों में सबसे विशाल स्थायी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा
की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 1/2 भाग। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने शम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का कितना हिस्सा कर दिया? 3/4 भाग कर दिया। अलाउद्दीन ने बेईमानी रोकने के लिए क्या आदेश दिया? व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन ने अपने शासन में किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? मूल्य नियंत्रण प्रणाली। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा? मलिक काफूर को। जमायत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? अलाउद्दीन ने। अगला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया? सिकंदर सानी से। अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत किसे नियुक्त किया? मलिक याकूब को। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या जारी करता था? वस्तुओं का परमिट। खादानों को बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता है? सहनाए मंडी में। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस कृति से मिलती है? जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजा शाही से। अगला पॉइंट है, खजाइनुल फतूह किसकी कृति है? अमीर खुसरो की। अगला पॉइंट है, रिहला के रचयिता कौन है? इब्न बतूता। फुतुस्सालतीन के रचयिता कौन है? इसामी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुहतसिब सेंसर एवं नाजिर मापतौल अधिकारी ने। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? चराई कर एवं गढ़ी कर। दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर कौन सा था? चराई कर था। अगला पॉइंट है, घरों एवं झोपड़ियों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते थे? गढ़ी कर कहते थे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई? जफर खां के। अगला पॉइंट है, खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनाध्यक्ष तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला पॉइंट है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद हिंदुस्तानी की शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण था, वह किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। अगला पॉइंट है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क के कहने पर। वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार कौन सा था? सराय अदल। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की? मुबारक खिलजी ने। अगला पॉइंट है, मुबारक खिलजी की हत्या कब और किसने की? 1320 में इसके वजीर खुसरो खान ने। खुसरो खान ने किसकी उपाधि धारण की? पैगंबर की सेनापति की। अगला वंश हमारा है तुगलक वंश, जो 1320 से 1398 ईसा तक चला। खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? गाजी मलिक, तुगलक गाजी। अगला पॉइंट है, गाजी मलिक किस नाम से गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? 29 बार। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन के समय ली गई अमीरों की भूमि को पुनः किस शासक ने लौटा दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप कौन से नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद की।
अगला पॉइंट है तुगलकाबाद में स्थित दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? छप्पन कोट के नाम से। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा था। अगला पॉइंट है सभी मध्यकालीन सुल्तानों में से कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान और योग्य व्यक्ति था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं और कृत्यों के कारण किस अन्य नाम से जाना जाता था? स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की? अमीर कोही की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? देवगिरी में। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा? दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के चलवाए? पीतल और तांबा के। अगला पॉइंट है इन सिक्कों का मूल्य किसके बराबर होता था? चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में कब आया? तो 1334 ईसा में भारत आया। सुल्तान ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया? दिल्ली के काजी पद पर। 1342 ईसा में सुल्तान ने इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेजा? चीन भेजा था। अगला पॉइंट है इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? रहला के। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1351 ईसा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा था? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। इतिहासकार बर्नी ने। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। अगला पॉइंट है हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालारक मसूद गाजी के मकबरे पर गया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। किस तुगलक शासक के काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बहमनी राज्य की। अगला पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ? 1351 ईसा में। खलीफा ने फिरोज तुगलक को कौन सी उपाधि दी? कासिम अमीर उल मोमिनीन की। अगला पॉइंट है राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में कौन से 4 कर वसूल करने का आदेश दिया? खराज, लगान, खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात। अगला पॉइंट है ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? उपज का 1/10 भाग। अगला पॉइंट है फिरोज ने कितनी नहर का निर्माण करवाया? 300 नहरों का। फिरोज ने कितने नगरों की स्थापना की? तो 5 नगरों की स्थापना की। किसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया? फिरोज तुगलक के। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? दीवाने खैरात की। अगला पॉइंट है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किस शासक के समय थी? फिरोज तुगलक के। अगला पॉइंट है दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने बंदगान की। सैन्य पदों को वंशानुगत किस शासक ने बनाया? फिरोज तुगलक ने। आइए अब बढ़ते हैं अगला। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा की रचना किस नाम से की? फतूहात ए फिरोजा शाही नाम से। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को किस शासक ने अपना संरक्षण दिया? फिरोज तुगलक ने। अगला पॉइंट है फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में लूटे गए ग्रंथों में कुछ ग्रंथ का किस भाषा में अनुवाद कराया? फारसी में। इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया? अपाउद्दीन दलायत फिरोजा शाही नाम से किया गया। अगला पॉइंट है फिरोज के समय चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्कों को क्या कहा जाता था? अद्धा एवं विक्ख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है फिरोज तुगलक के शासनकाल में निर्मित खाने जहां तेलगानी के मकबरे की तुलना किससे की गई? यरूशलेम में निर्मित उमर की मस्जिद से। अगला पॉइंट है फिरोज तुगलक ने दिल्ली के किस दुर्ग का निर्माण करवाया? कोटला फिरोज शाह दुर्ग का। अगला जिसे फिरोज शाह कोटला भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक।
अगला पॉइंट है, तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1398 ईसा में। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये धुंधला है। अगला पॉइंट, अगला वंश हमारा है सैयद वंश, 1414 से 1451 ईसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां कौन था? तैमूर का सेनापति। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। इसी प्रकार के और कई सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगला पॉइंट है, भारत से लौटते वक्त तैमूर ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया? मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का। खिज्र खां ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की? रैयत आला की। अगला पॉइंट है, खिज्र खां नियमित रूप से किसे कर भेजता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को। अगला पॉइंट है, खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई? 1421 ईसा में। अगला पॉइंट है, खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने किसकी उपाधि धारण की? शाह की। यहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? मुबारक शाह का। अगला पॉइंट है, यहिया बिन अहमद किस पुस्तक से सैयद वंश की विषय में जानकारी मिलती है? तारीख़ मुबारक शाही से। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने। अगला पॉइंट है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासनकाल कितने वर्षों का था? 37 वर्षों का। आइए अगला वंश है हमारा लोधी वंश, 1451 से 1526। ये दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? 1451 में बैठा था। अगला पॉइंट है, बहलोल लोधी ने किसकी उपाधि धारण की? बहलोल शाह गाजी की। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? बहलोल लोधी को। इसने किन सिक्कों का प्रचलन करवाया? बहलोल सिक्कों का। अगला पॉइंट है, बहलोल अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद-ए-अली। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन हो? निजाम खां। निजाम सिंहासन पर कब बैठा? 1489 ईसा में। निजाम ने किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान सिकंदर शाह की। अगला पॉइंट है, सिकंदर शाह ने आगरा शहर की स्थापना कब की? 1504 ईसा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया था। सिकंदर लोधी ने भूमि के लिए मापन के लिए प्रमाणिक पैमाने का प्रचलन किया, जिसे गजे सिकंदरी बोलते हैं। अगला पॉइंट है, सिकंदर लोधी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक में लिखी? गुल रुखी में। सिकंदर लोधी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो आगरा को। अगला पॉइंट है, सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो फरंगे सिकंदरी नाम से। किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? सिकंदर लोधी ने। अगला पॉइंट है, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई? 1517 ईसा पूर्व में। सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इब्राहिम लोधी। अगला पॉइंट है हमारा, इब्राहिम लोधी किसकी उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा? इब्राहिम शाह की। अगला पॉइंट है, बाबर ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसी से हमारे मुगल वंश की नींव पड़ी थी। अगला पॉइंट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं आलम खां ने। अगला पॉइंट है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा। कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। अब आइए थोड़ा सा सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। सल्तनत कालीन में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था? सुल्तान। किसके शासनकाल में अमीर प्रभावहीन हो गए? बलबन एवं अलाउद्दीन के। अगला पॉइंट है, अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पे किसके शासनकाल में था? लोधी वंश के। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस-ए-दखलवत। अगला पॉइंट है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होती थी? मजलिस-ए-खास में। अगला पॉइंट है, सुल्तान सभी दरबारियों, खानों एवं अन्य रईसों को कहाँ बुलाता था? बारे-खास में। अगला पॉइंट है, राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? वजीर प्रधानमंत्री होता था। अगला पॉइंट है, प्रांत एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? मुशरिफ एवं मुमालिक, महालेखाकार। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मजूमदार। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खजीन। अगला पॉइंट है, दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था?
आरिज ममालिक। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? सद उस दूर सुदूर। अगला पॉइंट है, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? काजी उल काजात। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? बारिद ए ममालिक। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? वकील दर। अगला पॉइंट है, दान विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने खैरात। दास विभाग को क्या कहा जाता? दीवाने बंदगान। पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने इस्तिहाक। दिल्ली सल्तनत के प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता या सूबा। अगला पॉइंट है, इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? नायाब वली या भुक्ति द्वारा। इक्ताओं को किसमें विभाजित किया गया? सिंको जिलों में। अगला पॉइंट है, सिकों का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सिकदार। अगला पॉइंट है, सिकों को किसमें विभाजित किया गया? परागनों में। अगला पॉइंट है, परागनों का मुख्य अधिकारी कौन था? आमिल। लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी कौन था? मुशर्रिफ। एक शहर की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? अमीर सदा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? खाराबेल। अगला पॉइंट है, किस प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया? तो मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को। अगला पॉइंट है, दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग को किस सुल्तान ने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवाने को ही कृषि विभाग को किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को किसने बनाया? बलबन ने। अगला पॉइंट है, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक को किस शासक ने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। मुसलमानों के से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? उस्त्र। अगला पॉइंट है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था? खराज। अगला पॉइंट है, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? जकात, संपत्ति का 40वां हिस्सा। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन था? जजिया। अगला पॉइंट है, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन क्या कहा जाता था? मंगलीक या अर्राद। अगला पॉइंट है, इक्ता प्रथा को किस शासक ने समाप्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है, इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की? फिरोज तुगलक ने। सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था? शरीयत, कुरान और हदीस पर। अगला पॉइंट है, मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? कुरान, हदीस, इजमा और कयास। अगला पॉइंट है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्तई कहा जाता था। अगला पॉइंट है, क्षेत्र के आधार पर लगान निर्धारण क्या कहलाता था? मसाहत। अगला पॉइंट है, मसाहत की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। सल्तनत काल में देवल किस रूप में प्रसिद्ध था? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। अब आते हैं हम अगले वंश की तरफ, मुगल साम्राज्य के। दोस्तों, इसे बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, एक लाइक तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ किसकी स्थापना की? पादशाही की। अगला पॉइंट है, इसके शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। आ जाते हैं बाबर पे। 1526 से 1530 ईसा तक। बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 ईसा में। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। अगला पॉइंट है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? 1494 ईसा में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईसा में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 5 बार। अगला पॉइंट है, बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। अगला पॉइंट है, इस आक्रमण में बाबर ने किसको अपने अधिकार में कर लिया? बजौर और भेरा को। अगला पॉइंट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने भेजा? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। अगला पॉइंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? 1526 में इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। अगला पॉइंट है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। अगला पॉइंट है, चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ? 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच।
इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। अगला पॉइंट है घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ? 1529 में अफगानों और बाबर के बीच। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। बाबर को उसकी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी गई? कलंदर की। अगला पॉइंट है खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। अगला पॉइंट है बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में आगरा में। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबर ने। अगला पॉइंट है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खानखाना ने। अगला पॉइंट है मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। बाबर किसका अनुयायी था? नक्शबंद सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का। अगला पॉइंट है बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। अगला पॉइंट है फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में। बाबर के वंशज की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। अगला पॉइंट है आइए अब जानते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं 1530 से 1556 ईसा तक। नासिरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? 1530 में आगरा में। अगला पॉइंट है गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का। अगला पॉइंट हमारा दीनपना नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो 1533 में हुमायूं ने की थी। अगला पॉइंट है चौसा युद्ध किनके बीच हुआ था? 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? शेर खां यानी शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ? 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? शेरशाह की। कौन से युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया? बिलग्राम युद्ध के बाद। हुमायूं का निकाह किसके साथ हुआ? 1541 में हमीदा बानो बेगम के साथ। अगला पॉइंट है हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? 1555 में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके। अगला पॉइंट है हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 ईसा में। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। आइए अब आते हैं अकबर के शासनकाल में 1556 से 1605 ईसा पूर्व में। अकबर का जन्म हुआ 1542 ईसा में। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईसा में पंजाब के कालनौर में। अगला पॉइंट है अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर किसकी उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? 1556 से 1560 ईसा तक। अगला पॉइंट है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? 1556 ईसा में अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की। अगला पॉइंट है इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मान सिंह और आसफ खान ने। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। अगला पॉइंट है दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को किसकी उपाधि प्रदान की? जगत गुरु की। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थे? अकबर के। अगला पॉइंट है अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने कौन सी व्यवस्था लागू की? 1580 में दहसाला बंदोबस्त की। अगला पॉइंट है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। अगला पॉइंट है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। अगला पॉइंट है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध संत कौन सूफी संत थे? शेख सलीम चिश्ती थे। अगला पॉइंट है अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईसा में। अकबर को कहाँ दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदरा में। अगला पॉइंट है अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। बीरबल के बचपन का क्या नाम था? महेशदास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं? तानसेन की। अगला पॉइंट है तानसेन का वास्तविक नाम पंडित रामतनु पांडे था। अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी? कंठाभरण वाणी विलास की। अगला पॉइंट है अकबर ने भगवान दास को किसकी उपाधि दी? अमीर उल उमरा की। किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की? अकबर ने। अगला पॉइंट है नकीब खां अब्दुल कादिर बदौनी शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया? फारसी में। अगला पॉइंट है रजनामा
किस पुस्तक का अनुवादित रूप है महाभारत का। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, अबुल फजल ने। अगला पॉइंट है, अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया, अनवर ए सादात से नाम से। मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया, यार दानिश। अगला पॉइंट है, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया, हाजी इब्राहिम सरहदी ने। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया, मुल्ला शाह मोहम्मद ने। अगला पॉइंट है, तुझ के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है, अकबर के। अगला पॉइंट है, अकबर ने बीरबल को किसकी उपाधि प्रदान की, कवि प्रिय की। अगला पॉइंट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने। अगला पॉइंट है, चारबाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई, अकबर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, सिसोदिया वंश ने। अगला पॉइंट है, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था, रानी दुर्गावती का। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा, अब्दुल रहीम खान खाना का। आइए, जहांगीर के शासनकाल 1605 से 1627 तक। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। सलीम का जन्म कब हुआ, 1569 में। अगला पॉइंट है, अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम किसके नाम पर रखा, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। सलीम किसकी उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा, 1605 में जहांगीर बादशाह गायजी की। अगला पॉइंट है, जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है, न्याय की जंजीर के लिए। जहांगीर ने यह जंजीर कहाँ पर लगवाई थी, आगरा के किले में शाह बुर्ज एवं यमुना तट के स्थित पत्थर के खंभे में। अगला पॉइंट है, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझ ए जहांगीरी नामक प्रथा को किसने पूरा किया, मोतबिंद खान ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलाई, जहांगीर ने। अगला पॉइंट है, कंधार पर किसने अपना अधिकार कर लिया, 1622 में शाह अब्बास ने। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से कब विवाह किया, 1611 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, विवाह के पश्चात जहांगीर ने मेहरुन्निसा को किसकी उपाधि दी, नूर महल एवं नूरजहां की। जहांगीर ने गियास बेग को किसकी उपाधि दी, इम्ताद उद दौला की। अगला पॉइंट है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी, नूरजहां की मां असमत बेगम ने। जहांगीर की मृत्यु कब हुई, 1627 में भीमवार नामक स्थान पर। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, जहांगीर के। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में किसकी स्थापना की, चित्रणशाला की स्थापना की। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी, नादिर अल उस नादिरुज्जमा की। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल। इम्ताद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया, 1626 ईसा में, नूरजहां ने। अगला पॉइंट, अगला शासक शाहजहां, 1627 ईसा से 1657 ईसा तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, शाहजहां बैठा। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। अगला पॉइंट है, शाहजहां किसकी उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने महावत खां को किसकी उपाधि प्रदान की, खाने खाना की। आगरा के में ताजमहल निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया, अपनी बेगम मुमताज महल की। ताजमहल निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला पॉइंट है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, बेबादल खां था। अगला पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद आदि। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा कहाँ से स्थानांतरित किया, दिल्ली से। अगला पॉइंट है, शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की, शाहजहां ने। अगला पॉइंट है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। अगला पॉइंट है, शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। अगला पॉइंट है, शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को किसकी उपाधि दी, गुड़ समंदर की। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था, दारा शिकोह। भगवद गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद किस नाम से किया, सर्रे अकबर से। धर्मठ का युद्ध किनके बीच हुआ,
1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। अगला शासक है हमारा औरंगजेब, 1658 से 1707 ईसा। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 1618 को दोहाद, गुजरात नामक स्थान पर। औरंगजेब का निकाह किसके साथ हुआ? फारस के राजघराने दिलराम बानो बेगम से। अगला पॉइंट है, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर नाम से। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ पर कैद किया? मई 1616 में 1666 में जयपुर भवन में। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का। इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर के कारण औरंगजेब ने किसकी हत्या करवा दी? सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की। औरंगजेब ने कौन से कर को पुनः लागू किया? जजिया कर को। अगला पॉइंट है, जजिया कर किससे वसूल किया जाता था? हिंदुओं से। अगला पॉइंट है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने 1679 ईसा पूर्व में। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को अपने राज साम्राज्य में मिला लिया? औरंगजेब ने। मदन्ना एवं गन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे था? गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के समय हुआ जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गोकुला एवं राजा राम ने। अगला पॉइंट, औरंगजेब के समय भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली? राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसे अपने शासन का आधार बनाया? कुरान को। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश कब दिया? 1665 ईसा में। अगला पॉइंट है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईसा में। औरंगजेब को किस स्थान पर दफनाया गया? खुलदाबाद, वर्तमान में रोजा में। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का। जजाबित का संबंध किससे? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगलों के शासकों का झगड़ा किस स्थान पर के लिए है? कंधार के लिए। अगला पॉइंट है, मुगल काल में किस बंदर को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया? औरंगजेब ने। किस शासक के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक विस्तृत थी? औरंगजेब के समय। अब आ जाता है हमारा मराठा साम्राज्य। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? बालाजी विश्वनाथ के समय। अगला पॉइंट है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य का अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। अगला पॉइंट, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? 1627 में सिवनेर के दुर्ग में। अगला पॉइंट है, शिवाजी के माता पिता कौन थे? माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। अगला पॉइंट है, शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ? 1640 में साईबाई निम्बालकर से। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को। अगला पॉइंट है, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए किसे भेजा? 1665 में अफजल खां को। पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई? 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया? 1674 में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से। अगला पॉइंट है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया? 1666 में औरंगजेब ने जयपुर भवन से। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अगला पॉइंट है, अष्टप्रधान में कौन सा पद अत्यधिक महत्वपूर्ण था? पेशवा का। राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख कौन करता था? पेशवा प्रधानमंत्री। सैन्य प्रधान कौन होता था? सर नौबत सेनापति। अगला पॉइंट है, आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? अमात्य, राजस्व मंत्री। अगला पॉइंट, शिवाजी के समय उपज का कितना भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था? 33%, बाद में 40% कर दिया गया। शिवाजी के द्वारा लगाए गए नए कर कौन से थे? चौथ एवं सरदेशमुखी। अगला पॉइंट है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी थे। शिवाजी को तोपों किसने दी थी? अंग्रेजों ने। अगला पॉइंट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। अगला, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। अगला पॉइंट है, शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा? औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा? औरंगजेब ने कहा था। अंतिम पेशवा कौन हुआ? राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय हुआ।
अगला पॉइंट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 ईसा तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 ईसा तक। अगला पॉइंट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब तक हुआ? 1816 से 1818 तक। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जीवाजी राव सिंधिया ने। अगला पॉइंट है किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? काशीराज पंडित ने। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला पॉइंट है इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? मराठाओं की। अगला पॉइंट है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अगला पॉइंट है अहमद खां ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 8 बार। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल। अगला पॉइंट है प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? 1757 में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अगला पॉइंट है इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का शासक कौन बना? मीर जाफर। अगला पॉइंट है मीर जाफर के बाद बंगाल का शासक कौन बना? मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर मुगदलपुर में। अगला पॉइंट है बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला पॉइंट है इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। अगला पॉइंट है इस युद्ध में किनकी विजय हुई? अंग्रेजों की। इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। किस सैनिक ने 1857 ईसा में विरोध आरंभ किया? मंगल पांडे ने। 1857 ईसा के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। अगला पॉइंट है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईसा में। 1857 की क्रांति बड़े पैमाने पर शुरुआत कहाँ से हुई? 10 मई 1857 ईसा में मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से। अगला पॉइंट है 1857 ईसा की विद्रोह का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। अगला पॉइंट है 1857 ईसा में विद्रोह फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया? अजीमुल्ला ने। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह का फैजाबाद में नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला ने किया, अहमदुल्ला ने। अगला पॉइंट है 1857 ईसा के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया। अगला पॉइंट है 1857 ईसा के लखनऊ विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अगला पॉइंट है 1857 ईसा के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। 1857 ईसा के विद्रोह का मुख्य कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 ईसा के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। अगला पॉइंट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नेता कुंवर सिंह ने। अगला पॉइंट है नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 1858 ईसा में। 1857 ईसा के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? मिर्जा गालिब ने। अगला पॉइंट है 1857 ईसा का आंदोलन किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना। अगला पॉइंट है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। आइए अब बात करते हैं अंग्रेजों के सामाजिक प्रभाव के। 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1791 में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध आलोक पत्र में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की अनुशंसा की। महत्वपूर्ण आयोग चार्ल्स वुड समिति 1854। भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा। श्रेणीबद्ध विद्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन। हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन के द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित गठन किए गए। रेले कमीशन द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित
सैडलर कमीशन 1917 से 1919 तक। 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी जियाउद्दीन अहमद विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अंग्रेज़ों ने बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। ये थे अंग्रेज़ों के सामाजिक सुधार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।